गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू अद्वैत एजुकेशन स्ट्रेट वे टू गवर्नमेंट जॉब। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारे द हिंदू एडिटोरियल का सेशन। उसके पहले मैं ये बताती हूँ कि द हिंदू एडिटोरियल जो है, द हिंदू एडिटोरियल कितना इंपॉर्टेंट है दो तीन सिनेरियोज में, राइट। द हिंदू एडिटोरियल का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट ये है कि इससे आपको सबसे पहले तो वोकैबुलरीज पता चलती है, अच्छी अच्छी वोकैबुलरीज के बारे में आपको पता चलता है, डिफिकल्ट वोकैबुलरीज के बारे में आपको पता चलता है, राइट। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि हमें ये जो वोकैबुलरी पता चलती है वो सारी वोकैबुलरीज हमें सेंटेंस फॉर्मेशन में पता चलती है। यानी कोई वर्ड आपको एक मिल गया, उसको किस तरीके से आप सेंटेंस में फॉर्म कर सकते हैं, किस तरीके से उसे सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, ये पता चलता है। इससे क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि हमें सेंटेंस फॉर्मेशन सीखते हैं, हम वोकैबुलरीज हमने सीख ली, सेंटेंस फॉर्मेशन हमने सीख लिया, ये सारी चीजें हम सीखते हैं। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें करंट अफेयर के बारे में पता चलता है। किसके बारे में पता चलता है भाई? करंट अफेयर के बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें हमें पता चलती है। तो द हिंदू एडिटोरियल के दो तीन फायदे हैं, दो तीन उसके प्रॉफिट हैं, इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट होता है। एक और इंपॉर्टेंट बात द हिंदू एडिटोरियल की ये भी है, या कोई भी एडिटोरियल की आप ले लीजिए, खासकर ये होता है कि कभी कभी हम बैंक का एग्जाम देते हैं तो उसमें एडिटोरियल्स पूछे जाते हैं, जैसे कि तैसे आपने पेपर में देखा है उसी तरीके से पूरा छाप के आ जाता है। तो अगर आपने वो आर्टिकल पढ़ा है, अगर आपको वो आर्टिकल के बारे में बहुत सारा आइडिया है, तो आप बिल्कुल बहुत अच्छे से उसे कर पाएंगे। तो ये दो तीन फायदे होते हैं हमारे एडिटोरियल्स के, राइट। तो इसी नोट पे स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। उसके पहले हम सबसे पहले देखेंगे वोकैबुलरीज। ये जितनी भी वोकैबुलरीज हम देखेंगे वो सारी वोकैबुलरी आपको आज के एडिटोरियल में दिखेगी, ठीक है। आज का एडिटोरियल काफी इंटरेस्टिंग है, काफी मजेदार है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन और देखते हैं कौन सी वोकैबुलरीज पे आज हम डील करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं, हमारा सबसे पहला वर्ड है कॉम्प्लियंस। किस तरीके से प्रोनाउंस करना है? प्रोनाउंस करना भी हमें सीखते चलना है। भाई हमने वर्ड तो समझ लिया लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन ही नहीं पता, तो क्या मतलब उस वर्ड को बोलने का, राइट। तो कॉम्प्लियंस इस तरीके से प्रोनाउंस करना है। क्या होता है कॉम्प्लियंस का मतलब? रूल्स का पालन करना, नियमों का पालन करना, रेगुलेशंस का पालन करना, या फिर आप कह सकते हो अंग्रेजी में हम इसे एक और सिनोनिम अगर हम दे दें, सिनोनिम्स पे भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। तो सिनोनिम में आप बिल्कुल ये वर्ड यूज कर सकते हो, दैट इज परमिशन, है ना। परमिशन, इसके सिनोनिम में हम परमिशन वर्ड यूज कर सकते हैं। नियमों का पालन करना, रूल्स का पालन करना, परमिशन, दैट इज कॉम्प्लियंस। तो आप इसको एज अ सिनोनिम यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं, 100% आप इसे एज अ सिनोनिम यूज कर सकते हैं। किसके? कॉम्प्लियंस के सिनोनिम में आप परमिशन को यूज कर सकते हैं। नोट डाउन करते चलिएगा, एकदम फटाफट से आपको पेन पेपर लेकर बैठना है। जैसे ही सेशन स्टार्ट होता है पेन पेपर लेकर बैठिए, फटाफट से नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि वोकैबुलरीज जो है, वोकैबुलरीज का सबसे इंपॉर्टेंट फंडा ये होता है कि हम आज पढ़ते हैं फिर हम सोचते हैं हमें याद रहेगा, बट नहीं, ऐसा नहीं होता। आपने देखा होगा, आपने आज 5 वर्ड याद किए, कल आप वो 5 वर्ड में से 3 वर्ड भूल गए, 2 वर्ड याद है, फिर दूसरे दिन वो पूरे 5 वर्ड भूल गए, तो आगे पार्ट पीछे सपाट टाइप का बात ये वाला हो जाता है। तो कैसे याद रहेगा वर्ड? किस तरीके से हम याद रखेंगे वर्ड? सबसे पहले तो आप कोई वर्ड पढ़ते हैं, 5 वर्ड अगर आप दिन में पढ़ते हैं, मिनिमम 5 वर्ड्स भी अगर पढ़ते हैं, तो बिल्कुल आप उसे एक बार लिखिए, क्योंकि लिखेंगे तभी अच्छे से याद रहेगा, ज्यादा टाइम तक याद रहेगा। उसके बाद बिल्कुल एक बार आपने लिख लिया, फिर 2-3 बार उसे ऐसे ही रिविजन करिए, वर्ड्स आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है? कॉम्प्लियंस को हम परमिशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो एक परमिशन कॉम्प्लियंस का सिनोनिम है, ठीक है, क्लियर। तो आई होप ये वर्ड क्लियर है आपको, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट वर्ड आ गया हमारा, यस, जस्ट अ मिनट, चलिए नेक्स्ट वर्ड आ गया बार्ब्ड। बार्ब्ड मतलब क्या लिखा है? कांटेदार।
है ना। आपने ये वर्ड या फिर बार्ब्ड वर्ड, हम कांटेदार वर्ड कहाँ पे ज्यादातर यूज करते हैं, कोई कांटेदार वायर्स होते हैं, फेंसिंग होती है ना, इलेक्ट्रिक फेंसिंग होती है जहाँ पे जो कांटेदार होती है, जिसमें इलेक्ट्रिक हमारे सप्लाई होते हैं, वो कांटेदार भी होते हैं, तो हम बिल्कुल वहां पे यूज कर सकते हैं बार्ब्ड। जब हमें बताना हो कांटेदार, उसके लिए हम बिल्कुल बार्ब्ड वर्ड यूज कर सकते हैं। हम इसके लिए सिनोनिम के लिए क्या यूज कर सकते हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं। हमने बार्ब तो देख लिया कि बार्ब्ड मतलब क्या होता है, कोई भी चीज नोकीली चीज के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो हम एक और क्या यूज कर सकते हैं, देखिए इसके सिनोनिम के लिए, इसके सिनोनिम के लिए हम स्पाइक्ड वर्ड भी यूज कर सकते हैं, स्पाइक्ड। ठीक है, स्पाइक्ड का मतलब भी क्या होता है, कांटेदार होना, है ना। स्पाइक्ड का मतलब भी क्या होता है, कांटेदार होना। या फिर आप थॉर्नी वर्ड भी यूज कर सकते हैं, THORNY, थॉर्नी वर्ड भी यूज कर सकते हैं। दोनों का मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब होता है हमारा नोकीला, कांटेदार। नोकीली कोई चीज कोई होना, कांटेदार कोई चीज होना, उसके लिए हम ये दोनों शब्द का एज अ सिनोनिम यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे यूज करेंगे, एज अ सिनोनिम हम इसे यूज करेंगे। क्लियर, ठीक है, क्लियर हो गया। तो आई होप ये दोनों वर्ड्स आप लोग को क्लियर हो गए होंगे। सबसे पहला वर्ड हमारा था अनुपालन करना, जिसके लिए हम परमिशन वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, एज अ सिनोनिम, और भी बहुत सारे सिनोनिम्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या देखा, बार्ब्ड, जिसका मतलब होता है कांटेदार होना, नोकीली चीज होना, जिसके लिए हम बिल्कुल स्पाइक्ड वर्ड, थॉर्नी वर्ड, ये सब वर्ड यूज कर सकते हैं सिनोनिम बताने के लिए। दोनों का मतलब क्या होता है, नोकीली चीज होना, कांटेदार चीज होना। ठीक है, क्लियर। तो आई होप ये दोनों वर्ड्स आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा, क्योंकि जब हम आर्टिकल्स अभी देखेंगे तो ये सारे वर्ड्स जो हम अभी यहाँ देख रहे हैं वो आपको आपके आर्टिकल में देखने को मिलेंगे। इसलिए फटाफट से नोट डाउन करते चलिए, पेन पेपर लेकर बैठिए और लिखिए। लिखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना लिखे हमें वर्ड्स याद नहीं होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है एक्सपीडाइट। एक्सपीडिएट या और दूसरे तरीके का प्रोनाउंसिएशन अगेन हमें नहीं करना है। एक्सपीडाइट इस तरीके से यूज करना है इस शब्द को, इस तरीके से प्रोनाउंस करना है इस शब्द को। क्या मतलब होता है एक्सपीडाइट का, एक्सपीडाइट का मतलब होता है शीघ्र। कोई भी चीज हम फास्ट करते हैं, शीघ्र करते हैं, तो दैट इज एक्सपीडाइट। क्या बोलेंगे, एक्सपीडाइट हम बोलेंगे। क्लियर, क्या बोलेंगे भाई, एक्सपीडाइट वर्ड यूज करेंगे, शीघ्र होना, फास्ट होना। ठीक है, फास्ट। हम एक्सेलरेट वर्ड भी यूज कर सकते हैं, है ना, एक्सेलरेट वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ये भी अच्छा वर्ड है। इसका भी मतलब फास्ट से ही होता है, स्पीड से ही होता है। ठीक है, फास्ट से ही होता है, स्पीड से ही होता है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, बूस्ट वर्ड यूज कर सकते हैं, हम बूस्ट वर्ड यूज कर सकते हैं। तो कोई से भी वर्ड हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं सिनोनिम बताने के लिए। सिनोनिम बताने के लिए हम कोई सा भी वर्ड यूज कर सकते हैं। तीनों का मतलब फास्ट से, स्पीड से होता है। तीनों का मतलब क्या होता है, फास्ट से, स्पीड से होता है। ठीक है, क्लियर। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, है कि नहीं। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर, कोई भी तरीके का डाउट, किसी भी प्रकार का आई होप डाउट नहीं होगा। और अगर कोई भी डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है अधिकार क्षेत्र। अब कोई भी एक ऑफिस में जाते हैं तो उस ऑफिस का जो एक कैंपस होता है, वहां पे वही उसी के अधिकार चलते हैं, वही के रूल्स चलते हैं, वही के नियम चलते हैं, वही के कानून चलते हैं, तो दैट इज ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, दैट इज व्हाट, ज्यूरिसडिक्शन। ये ज्यादातर लॉ या फिर कोर्ट यहाँ पे इस तरीके से यूज किया जाता है, ये अधिकार क्षेत्र है, तो इस तरीके से हम ज्यूरिसडिक्शन बोलेंगे। कैसे बोलेंगे, ज्यूरिसडिक्शन, इस तरीके से प्रोनाउंस करना है। क्लियर, प्रोनाउंसिएशन पे अच्छे से ध्यान देना जरूरी है। नेक्स्ट वर्ड आ जाते हैं, क्या लिखा है, सेंसिटाइजेशन। क्या लिखा है, ठीक से पढ़ेंगे, सेंसिटाइजेशन। सेंसिटाइजेशन इस तरीके से प्रोनाउंस करना है, ध्यान से सुनिए, सेंसिटाइजेशन। ठीक है, एक साथ बोलेंगे तो सेंसिटाइजेशन। तो क्या होता है सेंसिटाइजेशन का मतलब, संवेदीकरण। क्या बोलेंगे हम, संवेदीकरण। तो उसके लिए हम सेंसिटाइजेशन इस तरीके का वर्ड यूज करेंगे। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट वर्ड है कोलाइजन। कोलाइजन अब क्या होता है, कोलाइजन का मतलब होता है टक्कर।
टक्कर किसी भी चीज की हो सकती है ना, दो गाड़ियों के बीच में टक्कर हो सकती है, दो पर्सन्स के बीच में टक्कर हो सकती है, दो ट्रेन के बीच में टक्कर हो सकती है। तो टक्कर के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, कोलाइजन वर्ड यूज करेंगे। हम क्लैश भी बोल सकते हैं, क्लैश हो जाना, टक्कर हो जाना, तो उसके लिए हम कोलाइजन वर्ड यूज करेंगे। आप सिनोनिम में क्लैश वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? तो आई होप आप लोग को क्लियर होगा। ठीक है, बड़े है ना? तो आई होप आपको ये 6 के 6 वर्ड्स क्लियर होंगे। आज के हमारे आर्टिकल में ज्यादा वोकैबुलरीज नहीं है, कम वोकैबुलरीज ही है, तो बिल्कुल हमें अच्छे से पढ़ना है हमारे आज के आर्टिकल को। आज का आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये सारी चीजें हम एवरी नाउ एंड देन देख रहे हैं। हमारे देश में ऐसा हो रहा है जिसे हमें ठीक करना सबसे ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है उसे ठीक करना। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इस आर्टिकल के बारे में आपने पहले भी सुना होगा, इस तरीके के आर्टिकल के बारे में या इस तरीके की न्यूज आपने पहले भी 100% सुनी होगी, राइट? तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड स्टार्ट करते हैं हमारा आज का आर्टिकल। ठीक है, चलिए अब क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं। सबसे पहले धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश करेंगे, एकदम स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस टाइप का हम पढ़ेंगे भाई, है ना? धीरे धीरे पढ़ेंगे और पूरा आर्टिकल समझेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्या है कॉरिडोर्स ऑफ डेथ। क्या होता है इसका मतलब? कॉरिडोर्स ऑफ डेथ क्या होता है? देखिए, कॉरिडोर्स ऑफ डेथ का मतलब होता है कि ऐसी जगह जहां पे ये चीजें एवरी नाउ एंड देन हो रही है, यानी वो डेथ का एक हब बन गया है वो जगह, या फिर वो डेथ का एक जगह ही बन गया कि एवरी नाउ एंड देन हम देखते हैं कि वहां पे डेथ हो ही रही है ना? एवरी नाउ एंड देन वहां पे डेथ हो ही रही है। तो कॉरिडोर्स ऑफ डेथ ऑन एलिफेंट्स, डेथ्स ऑन ट्रैक्स। आपने ये न्यूज कई बार सुनी है, एलिफेंट्स की डेथ हो जाती है, ट्रैक्स पे मर जाते हैं, ट्रैक्स पे उनकी डेथ हो जाती है ना? टक्कर से उनकी क्या बोलते हैं डेथ हो जाती है। तो एलिफेंट्स की डेथ के बारे में आपने किसी ना किसी तरीके से सुना ही है ना? या तो आपने टक्कर से सुना है, या फिर अब जहर देके वो मर गए, या किसी भी चीज से मर गए। तो यानी एलिफेंट जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, या फिर आप जानवरों को ही ले लीजिए, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सफर करते हैं। अभी तो स्पेशली एलिफेंट की बात चल रही है क्योंकि एलिफेंट्स बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, इसलिए कॉरिडोर्स ऑफ डेथ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक क्या हो गया, डेथ का एक सिलसिला चल रहा है ना? कि मरते ही जा रहे, मरते ही जा रहे, मरते ही जा रहे। तो भैया क्या किया जाए, है ना? क्या किया जाए कि इसका कोई सोल्यूशन निकालना तो जरूरी है ना? बिना सॉल्यूशन के कैसे हम कोई चीज को वो ठीक कर पाएंगे? देखिए, अगर डेथ हो रही है, जब हमें पता चल रहा है कि यार ये बार बार यहाँ डेथ हो रही है, बार बार यहाँ घटना घट रही है, तो भाई उस चीज को ठीक करा जाए। जब तक हम उस चीज को ठीक नहीं करेंगे, उसके सोल्यूशंस नहीं निकालेंगे, तो कैसे आगे बात बनेगी? कैसे ये डेथ रेट जो एलिफेंट्स के हो रहे हैं कम होंगे, है ना? तो उस पर ध्यान देना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस बारे में हम बात कर रहे हैं, एलिफेंट की कैसे डेथ हो रही है। चलिए बात करते हैं। Elephants are victims of trains collision and electric fences in rising man-animal conflict। अब क्या हो रहा है, एलिफेंट जो है ना बहुत बड़े विक्टिम बन रहे हैं, यानी कि क्या बन रहे भाई, उनके साथ इतनी सारी घटनाएं हो जा रही है, उनके साथ इतने सारी घटनाएं हो रही, तो वो विक्टिम बन चुके हैं। कैसे विक्टिम बन चुके हैं भाई? ट्रेन के कोलाइजन से। ट्रैक्स है, वो ट्रैक से पास होते हैं, ट्रेन की टक्कर होती है, खत्म हो जाते हैं। मैन इलेक्ट्रिक फेंसेस, शॉक लग जाता है इलेक्ट्रिक फेंसेस के, वहां वो खत्म हो जा रहे हैं। तो भाई अब जानवर है, उनको तो समझ नहीं है, या उनको जितनी एक मैन को समझ है, जितनी एक इंसान को समझ है, उतनी समझ तो हम जानवरों को नहीं है, क्योंकि इसलिए तो मैन को के पास ब्रेन है। हम कहते हैं ना कि मैन इसलिए बनाया गया कि उनके पास दिमाग है। तो जानवरों के पास भी बिल्कुल ब्रेन रहता है, बट जितना हम अगर तुलना करें कि मैन को समझ है, इंसान को समझ है, तो किस तरीके से हम उसे ठीक करेंगे? अब यहाँ पे जब पता चल रहा है कि 2-3 बार ऐसा हो चुका है, कोलाइजन होता है, एलिफेंट्स पास होते हैं ट्रैक से, तो या तो भाई हमारे ट्रैक को कुछ तरीके से चेंज करो, या फिर अंडर ब्रिज या ओवर ब्रिज बनाओ जहां से वो एनिमल्स पास हो पाए। तो कुछ इस तरीके के हमें सोल्यूशंस निकालने होंगे, वरना अगर हम सोल्यूशन ही नहीं निकालते रहेंगे तो ऐसी ही घटनाएं बढ़ती चली जाएंगी, ऐसी ही घटनाएं बढ़ती चली जाएंगी। तो कुछ ना कुछ हमें सोल्यूशन निकालना है। एज अ मैन हमें कुछ ना कुछ सोल्यूशंस निकालना है। इलेक्ट्रिक फैंसेस से रिलेटेड कोई बात हो गई,
कोलाइजन से रिलेटेड बात हो गई। तो ये जो जानवर बिल्कुल इस तरीके से, अब देखिए अब फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए कि आप गाड़ी से चलते हैं, आपकी स्पीड है 70-80 की स्पीड है, और आपके सामने से अगर कोई गाय चली गई या कोई डॉग चला गया, तो हम क्या करते हैं, ऑब्वियसली ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम बचाने की कोशिश करते हैं ना, हम ब्रेक मारते हैं कहीं ना कहीं। तो क्या होते हैं, इसके दो सिनेरियोज होते हैं, या तो हम बचा लेते हैं उस जानवर को, वो बच भी जाता है, और दूसरा सिनेरियो ये होता है कि हम गिर जाते हैं क्योंकि हम बहुत स्पीड में होते हैं, है ना। तो घटनाएं किसी ना किसी तरीके से हो जाती है, ठीक है, ये तो होता ही रहता है भाई। जगह अब सरकार ने जगह तो बनाई है कि ऐसा होना चाहिए कि एनिमल पास ही ना हो पाए उस रोड से अपने आप को पार ही ना कर पाए, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है और ऐसी घटनाएं हो जाती है, ठीक है। अब ये ट्रेन के कोलाइजन की बात चल रही है क्योंकि एलिफेंट्स जो है वो ट्रैक्स को पार करते हैं। तो ये जो ट्रेन है, अब एलिफेंट सामने से पार हो रहा है ट्रैक्स और ट्रेन आ रही है, तो भाई इतनी बड़ी ट्रेन को तो ब्रेक लगाना इम्पॉसिबल है। एक हाथी को बचाने के लिए, या अगर हाथी पास हो रहे हैं या कोई भी जानवर पास हो रहा है, तो उसे बचाने के लिए ट्रेन को रोकना इट इज वेरी इम्पॉसिबल टास्क, क्योंकि बड़ी ट्रेन है, बड़ी स्पीड में रहती है, तो उसे रोकना मुश्किल है, इम्पॉसिबल आप कह सकते हो, है ना। तो क्या होता है, टक्कर हो जाती है ना, बिल्कुल टक्कर हो जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका सोल्यूशन किस तरीके से निकाला जाए, या तो हमें ट्रेन के ट्रैक को बदलना पड़ेगा, या तो फिर अंडर ब्रिज या ओवर ब्रिज रोड बनानी पड़ेगी, जिससे वो एनिमल्स आसानी से अपने आप को पार कर पाए, उस जगह से जा पाए। तो इस तरीके के कुछ सोल्यूशंस हमें निकालने बहुत ज्यादा जरूरी है कि नहीं। तो चलिए फिर देखते हैं आगे क्या हुआ, आगे किस तरीके से हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। चलिए देखते हैं। The death of 5 elephants, 5 एलिफेंट्स की डेथ हो गई ट्रेन कोलाइजन एंड इलेक्ट्रिक फेंसेस से हम देखें तो 5 एलिफेंट्स की डेथ हो गई। 5 एलिफेंट्स क्या हो गए, खत्म हो गए, मर गए 5 एलिफेंट, ठीक है। 4 of them are cows, उसमें से 4 काउस थे। अब ये काउस क्या है, ये किस तरीके का सेंटेंस है मैम, आप बोलेंगे कि 5 एलिफेंट्स मर गए जिसमें से 4 काउ थे। अब ये किस तरीके का सेंटेंस है मैम, आप बोलेंगे जब 5 एलिफेंट है तो उसमें से 4 कैसे काउ हुए, नहीं, तो बिल्कुल मैं ये बता दूं कि जो काउ है दैट इज काउ हम बोलते हैं काउ एलिफेंट, यानी कि फीमेल एलिफेंट। ये ध्यान आपको यहाँ पे रखना है, फीमेल एलिफेंट को हम काउ एलिफेंट बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। काउ एलिफेंट को क्या बोलते हैं, हम फीमेल एलिफेंट बोलते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि 5 एलिफेंट्स थे जिसमें से 1 मेल एलिफेंट था और 4 फीमेल एलिफेंट्स थी, यानी 4 काउ एलिफेंट थे। तो फीमेल एलिफेंट को हम काउ बोलते हैं, ये याद रखना है। जरूरी नहीं कि सिर्फ गाय को ही काउ कहा जाता है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि भैया मेल फीमेल का भी हमें थोड़ा बहुत ध्यान रखना है कि मेल एलिफेंट तो एलिफेंट है ही, फीमेल एलिफेंट को काउ बोलते हैं, काउ एलिफेंट कहते हैं। ये चीज हमें नई चीज पता चली, ठीक है। सो द डेथ ऑफ 5 एलिफेंट्स, जिसमें से जो 4 थी वो फीमेल एलिफेंट्स थी, दैट इज काउ, कॉज्ड बाय ट्रेन कोलाइडिंग। कैसे हो गए, ट्रेन की टक्कर से कोलाइड हो गए, ट्रेन की टक्कर से वो टकरा गए, है ना, ट्रेन से वो टकरा गए, ठीक है। आगे आते हैं, एंड ऑल विद इन अ वीक, ये सब चीजें एक हफ्ते में हो गई, एंड ऑल विद इन अ वीक, ये सारी चीजें एक हफ्ते के अंतराल में हो गई, ठीक है। ये क्या हो रहा है, हैज अगेन हाईलाइटेड द गैप, जो फिर से हाईलाइट कर रहा है, गैप को फिर से हाईलाइट कर रहा है इन द एफर्ट्स टू रिड्यूस मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, कि ये फिर से इस बात को ला रहा है कि हमें मैन एनिमल का जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है भाई उसे रिड्यूस करना है। ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी है, फिर हो रही है, तो इस घटना से हाईलाइट किया जा रहा है कि हमें कहीं ना कहीं बिल्कुल ये मैन एनिमल का जो कॉन्फ्लिक्ट है, इन लोगों के बीच में जो ये झड़प हो रही है, इसे कहीं ना कहीं हमें दूर करना है, रिड्यूस करना है, और ये ह्यूमन का ही काम है ना, ये ह्यूमन को ही करना है, मैन को ही करना है, और कोई नहीं कर सकता, राइट, ठीक है। हमारे कंट्री में ये सारी चीजें हमें करना है, ठीक है। ऑन नवंबर 26, अब 26 नवंबर को क्या हुआ वो देखते हैं। ऑन नवंबर 26 द फर्स्ट एक्सीडेंट ऑकर्ड, 26 नवंबर को पहला एक्सीडेंट ऑकर हुआ, पहली घटना हुई। सो ऑन 26 नवंबर द फर्स्ट एक्सीडेंट ऑकर्ड नियर, कहां पे हुई भाई पहली घटना, मंडुकरई, क्या लिखा है, मदुकरई इन कोयम्बतूर, ठीक है, ये नाम यहाँ पे हुए, कोयम्बतूर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, क्लियर। तमिलनाडु दैट हैज बीन मेनी एलिफेंट, क्या लिखा है,
तमिलनाडु दैट हैज सीन मेनी एन एलिफेंट डेथ, तमिलनाडु में बहुत सारे एलिफेंट्स की डेथ हुई है, कहां पे? रेल ट्रैक में, रेल ट्रैक में हुई है। स्ट्रेच दैट एक्सटेंड्स अप द कंजीकोडे केरला, जो कि कंजीकोडे केरला तक एक्सटेंड करता है, ठीक है, जो कंजीकोडे केरला तक एक्सटेंड करता है। क्लियर? द सेकेंड, अब ये फर्स्ट डेथ हो गई, ठीक है, अब सेकेंड डेथ की बात करते तो द सेकेंड एक्सीडेंट वाज नियर जगी रोड, क्या लिखा है? जो सेकेंड एक्सीडेंट कहां पे हुआ है? नियर कहां? जगी रोड इन आसाम मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट। फर्स्ट एक्सीडेंट हमने देख लिया, सेकेंड डेथ अब देख रहे हैं, ये सेकेंड डेथ की बात चल रही है, मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट। 4 days लेटर, 4 दिन के बाद। क्लियर? आगे आते हैं, बोथ एक्सीडेंट, ये जो दोनों एक्सीडेंट हुए, ये जो दोनों डेथ्स हुई, फर्स्ट एंड सेकेंड, बोथ एक्सीडेंट्स वेयर एट नाइट, ये दोनों एक्सीडेंट्स जो हैं, ये जो दोनों मरे, जो दोनों बार डेथ हुई वो रात में हुई, दोनों बार रात में हुई। क्लियर? एलिफेंट डेथ इन रेलवे एक्सीडेंट नॉट न्यू इन इंडिया, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि एलिफेंट का जो एक्सीडेंट हो रहा है, एलिफेंट का एक्सीडेंट जो रेलवे में हो रहा है, वो अब कुछ न्यू नहीं रहा, बहुत बार हो चुका है। तो भैया क्या बहुत बार हो चुका है तो क्या फिर से होना चाहिए? क्या हमें इसके लिए कुछ एक्शंस नहीं लेना चाहिए? क्या इसके लिए कुछ हमें सॉल्यूशंस नहीं निकालना चाहिए कि ऐसे ही एलिफेंट्स की डेथ होते रहेगी और हम ऐसे ही देखते रह जाएंगे? ये तो नहीं है, ये तो गलत बात है, हमें कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना है, तभी तो इसके कुछ आगे बात बनेगी, नहीं तो एलिफेंट्स तो ऐसे ही खत्म होते चले जाएंगे, हमारे जो प्राणी हैं, जो हमारे जीव हैं, वो ऐसे ही खत्म होते जाएंगे। तो ये इसका कुछ सोल्यूशन हमें कहीं ना कहीं निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत कंपलसरी है। तो ये जो दोनों घटनाएं हैं वो रात को हुई है, रात को दोनों घटनाएं हुई हैं, और ये जो डेथ है इंडिया में, ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा पहले भी हो चुका है। लेकिन अगर नई बात नहीं है तो उसे अगर हम इजीली लें कि यार ये तो होते ही रहता है, तो ये गलत बात है, तो इसका कुछ सॉल्यूशन हमें निकालना चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये आर्टिकल, यहां तक का आर्टिकल आपको क्लियर होगा, ये पेज आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर? चलिए बढ़ेंगे आगे और देखते हैं नेक्स्ट आगे हम क्या देखने वाले हैं। चलिए आ गए हम नेक्स्ट हमारे पेज में, चलिए पढ़ते हैं। A reply by the project elephant, a reply by the project element, इसका जो प्रोजेक्ट एलिमेंट का जो रिप्लाई आया है, किसका? प्रोजेक्ट एलिफेंट डाइवर्जन of the Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change in May to a set of RTI questions highlighted the reason other than natural causes, ठीक है, have been led on killing 1160 elephants over 11 years, ending December 2020 की बात चल रही है। इतने एलिफेंट्स खत्म हो गए, इतने एलिफेंट्स की डेथ हो गई, ये बहुत बड़ी संख्या है, ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। ठीक है, अब देखते हैं किस तरीके से हुआ। 741 डेथ्स वेयर ड्यू टू इलेक्ट्रोक्यूशन। इलेक्ट्रोक्यूशन मतलब कि झटके से, जो इलेक्ट्रिक फैंसेस हम देखते हैं, नोकीले वायर्स जहां पे रहते हैं, साथ ही साथ जिसमें इलेक्ट्रिक रहता है, तो 741 डेथ जो एलिफेंट की हुई है वो इलेक्ट्रोक्यूशन से हुई है, शॉक लगने से हुई है ना, शॉक लगने से हुई है। रेलवे एक्सीडेंट अकाउंटेड फॉर 186 केसेस, रेलवे से जो हुई है यानी टक्कर से जो हुई है वो हमारी किससे हुई है? 186 केसेस, ये सारी चीजें हुई। ठीक है, पोचिंग 169 एंड पॉइजनिंग 64। पॉइजनिंग जहर दे के जो हुई है, जहर दिया गया है, जहर से जो हुई है, दैट इज पॉइजनिंग से 64 हुई है। क्लियर? तो ये सारी चीजें भैया यहाँ पे हुई है। ठीक है, क्लियर? आगे आते हैं, द पैटर्न ऑफ ट्रेन एक्सीडेंट। ये जो ट्रेन एक्सीडेंट का जो ये पैटर्न चलता आ रहा है, द पैटर्न ऑफ ट्रेन एक्सीडेंट्स इन्वॉल्विंग, क्या हो रहा है? ये जो पैटर्न ट्रेन एक्सीडेंट का हो रहा है इन्वॉल्विंग एलिफेंट्स हैज बीन स्टडीड बाय डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। क्या लिखा है? देखेंगे, फिर से पढ़ते हैं। The train accident involving elephant have been studied by different stakeholders, ने इसमें स्टडी भी किया है, including the railways, forest and wildlife department and activists, especially with the regard of मधुकरई stretch, ये जो मधुकरई stretch में हुआ उसमें। ठीक, क्लियर?
that a greater number of casualties getting reported are in elephant passages has been confirmed by CNAG in its latest compliance, and it is what latest compliance audit report on Ministry रेलवेज। तो ये सारी चीजें भैया यहाँ पे हो रही है, हमें ध्यान देना जरूरी है, इस रिपोर्ट पर डिस्कस करना कहीं ना कहीं जरूरी है, क्योंकि अगर इस तरीके से डेथ होते रहेगी तो यार ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस पर ध्यान देना कई बार बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर? तो आई होप ये सेकेंड पेज आपको क्लियर हुआ होगा। फर्स्ट पेज हमने डिस्कस किया किस तरीके से मौतें हो रही हैं, किस तरीके से हमने देखा इलेक्ट्रोक्यूशन से डेथ हो रही है, इलेक्ट्रिक वायर से डेथ हो रही है, ये सारी चीजें हो गई, बहुत सारी चीजों से डेथ हो रही है, जहर दे के डेथ हो रही है। तो कितने सारे सिनेरियोज में हम देखते हैं कि एलिफेंट सफर कर रहे हैं या कोई भी जानवर सफर कर रहा है, क्योंकि स्पेशली अभी एलिफेंट की हम बात कर रहे हैं क्योंकि एलिफेंट्स ज्यादा सफर कर रहे हैं। तो यही एक है, एक तो जानवर इतना बड़ा है, बहुत बड़ा जानवर है एलिफेंट, है ना, बहुत बड़ा एक एनिमल है, तो उनके साथ इस तरीके की घटनाएं हो जा रही है। तो ये एक सोचने की बात है कि किस तरीके से हम इसका सोल्यूशन निकाल पाए, किस तरीके से हम इसे बचा पाए, है ना। क्लियर? ठीक है, बढ़ते हैं आगे और आगे देखते हैं क्या है। चलिए आगे आ गए। अब यहाँ पे क्या है, there are effective solution in the case of two causes. There are effective solutions in the case of two causes. Electrocution, train hit. Electrocution में और train hit में, ट्रेन की टक्कर से और इलेक्ट्रिक जो हमें शॉक लगता है उससे। Installing hanging solar powered fences. इसका सोल्यूशन निकाल लो, हैंग करो, सोलर पावर फैंसेस को हैंग कर दो। एंड हैज बीन प्लान्ड इन तमिलनाडु एंड केरला, तमिलनाडु और केरला में प्लान किया गया। एंड प्लांटिंग सिंट्रोला एंड लेमन ग्रास, प्लांट करो सिंट्रोला और लेमन ग्रास को, एज डन इन गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट आसाम, जो हुआ है गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट असम में। टू डेटर एलिफेंट्स आर सम ऑफ द लार्ज स्केल ऑप्शन। ये सारे लार्ज स्केल ऑप्शंस हैं, ये सारे क्या हैं, लार्ज स्केल ऑप्शंस हैं। ठीक, क्लियर? आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि किस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, किस बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी तक के आर्टिकल में हमने क्या क्या चीजें देखी, है ना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और आगे देखते हैं। द अथॉरिटीज शुड इंश्योर, जो इतनी बड़ी बड़ी भैया हमारे देश में अथॉरिटीज हैं, उनको ये चीज इंश्योर करनी चाहिए। इंश्योर करनी चाहिए मतलब भैया पक्की करनी चाहिए, इंश्योर करनी चाहिए, पक्की करनी चाहिए दैट देयर इज नो इलीगल इलेक्ट्रिक फेंसेस, कि कोई भी इलीगल इलेक्ट्रिक फेंसेस नहीं लगाना है। वैसे अगर बता दूं, अकॉर्डिंग टू रूल इलेक्ट्रिक फेंसेस लीगली नहीं लगाया जाता है, कोई अपने मन से लगा रहा है दैट इज अनदर थिंग, बट नहीं लगाना है, लॉ लीगल नहीं है। सो नो इलीगल इलेक्ट्रिक फेंसेस और बार्ब्ड वायर, और क्या लिखा है, बार्ब्ड वायर। बार्ब्ड मतलब अभी मैंने बताया था, अभी हमने मीनिंग पढ़ा था, क्या है बार्ब्ड का मतलब, बार्ब्ड का मतलब नोकीली चीजें, नोकीले वायर फेंसेस नहीं लगाना है, इलेक्ट्रिक फेंसेस नहीं लगाना है कोई भी इलीगल तरीके का। ठीक है, विच इंस्टेड कैन रिप्लेस विथ सोलर पावर्ड वंस, जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं सोलर पावर वन से। यानी अगर हमें हमारी कोई दूसरी समस्या है जिसके कारण हम इलेक्ट्रिक फैंसेस लगा रहे हैं, उसको हटा के हम सोलर पावर भी लगा सकते हैं, हमारा सोल्यूशन भी निकल जाएगा कि हमें दूसरी चीजों से कोई दूसरी समस्या हो रही है जिसके कारण हम ये इलेक्ट्रिक फैंसेस लगा रहे हैं, तो उसके जगह हम सोलर पावर चीजें भी लगा सकते हैं ताकि हमारे दोनों चीजें ठीक हो जाए, है ना, हमारे एनिमल्स को भी नुकसान ना हो और जिस भी रीजन से हमने इलेक्ट्रिक फैंसेस लगाए थे, बार्ब्ड वायर्स लगाए थे, उसका भी सोल्यूशन हमें कहीं ना कहीं मिल जाए, है ना। तो ये सोल्यूशन कहीं ना कहीं दिया जा रहा है, क्या करके, सोलर पावर लगा लो भाई। ठीक है, नीडलेस टू से, यानी कहना जरूरी नहीं है या आवश्यक नहीं है, द पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज, ये जो लोकल कम्युनिटीज का पार्टिसिपेशन है, पार्टिसिपेशन मतलब वो किस तरीके से इसको देखते हैं, किस तरीके से वो आगे आगे बढ़ के इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनका लोकल कम्युनिटीज का किस तरीके से पार्टिसिपेशन है इज क्रूशियल। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोकल कम्युनिटीज का किस तरीके से योगदान है, वो किस तरीके से आगे बढ़ बढ़कर इस चीज पे हिस्सा ले रही है कि हाँ हमें ये चीज करनी चाहिए, हाँ हमें इसका सोल्यूशन इस तरीके से निकालना चाहिए। तो लोकल कम्युनिटीज का पार्टिसिपेशन बहुत क्रूशियल है।
ठीक है, बहुत क्रूशियल है, कहीं ना कहीं है, ऑफ कोर्स है, ठीक है। द क्रिटिकल रोल एलिफेंट प्ले इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, क्या लिखा हुआ है, द क्रिटिकल रोल एलिफेंट्स प्ले इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन मस्ट बी हाईलाइटेड, इसे हाईलाइट करना है, स्पेशली टू दोज लिविंग इन द एरियाज क्लोज टू एलिफेंट कॉरिडोर्स, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग रह रहे हैं उस एरिया में जो कि एलिफेंट के कॉरिडोर से बहुत पास है, जहाँ पे बहुत सारे एलिफेंट्स हैं, भैया उन्हें ध्यान देना है, उन्हें तो सबसे पहले पता चलता है ना कि एलिफेंट के साथ क्या हो रहा है। जहाँ पे एलिफेंट्स की तादाद ज्यादा है तो वहां के कम्युनिटी वाले को ये चीज पे क्रूशियली ध्यान देना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए ये सारी चीजों में कि हम किस तरीके से हमारे जानवरों को बचा पाए, ठीक है। आगे आते हैं, द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो है शुड ऑल्सो एक्सपेडाइट, एक्सपेडाइट का मतलब क्या है, एक्सपेडाइट का मतलब शीघ्र, जल्दी, फास्ट, है ना, एक्सेलरेट जैसे मैंने एक वर्ड बताया था, राइट। सो द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे शुड एक्सपेडाइट यानी फास्ट करना चाहिए, यहाँ पे बिल्कुल लिख देते हैं फास्ट, ठीक है, फास्ट करना चाहिए। क्या फास्ट करना चाहिए, प्रपोजल ऑफ एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग, एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग और इको ब्रिजेस, और इको ब्रिजेस लाना चाहिए एंड अंडर पासेस फॉर सेफ पैसेजेस ऑफ एनिमल। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में मैंने डिस्कस किया था कि भाई अगर ट्रेन, रेल पटरी है या ट्रेन की जो ट्रैक्स हैं, अगर वहां पे अगर एनिमल्स आ रहे हैं तो या तो आप उस ट्रैक को कहीं से चेंज करके कुछ करो, या फिर अगर वो पॉसिबल नहीं है तो कुछ अंडर पासेस बनाओ, जैसे मैंने लिखा है यहाँ, जैसे यहाँ पे लिखा हूँ अंडर पासेस बनाओ, इको ब्रिजेस बनाओ, ब्रिजेस बनाओ, ताकि वो एनिमल्स सेफली पास हो पाए, है ना, फॉर सेफ पैसेजेस ऑफ एनिमल, जिससे एनिमल्स बड़ी आसानी से पास हो पाए, है ना, यही सोल्यूशन है। जैसे हमने बताया कि इलेक्ट्रोक्यूशन जो है उसके जगह हमें सोलर पैनल्स लगाइए, सोलर पावर लगाइए, है ना, बार्ब्ड वायर्स मत लगाइए। तो अगर इसके सोल्यूशंस हमारे पास हैं, इसके हमारे पास अनदर सोल्यूशंस है, तो हम क्यों ना करें ये चीज, इसका हम क्यों ना सोल्यूशन निकालें, है ना, अंडर पासेस बनाइए। तो ये सारी चीजें करना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अ फाइंडिंग ऑफ C&AG was that, ये फाइंडिंग्स में निकला, आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडरपासेस, ये सारी हमने खोजबीन की, ये सारी चीजें हमने एक्सप्लोर किया, इस फाइंडिंग से पता चला कि आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडरपासेस, अगर हम अंडरपासेस या ओवरपासेस यानी ओवरब्रिज या फिर अंडर ब्रिज को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, किसमें, इन द एरियाज अंडर द ज्यूरिसडिक्शन, ज्यूरिसडिक्शन यानी अधिकार क्षेत्र के अंदर, ऑफ ईस्ट सेंट्रल वाले एरिया में एंड नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में, देयर वाज नो डेथ रिपोर्टेड, देयर वाज नो डेथ रिपोर्टेड, यानी अगर हम इस तरीके से करते हैं तो डेथ रिपोर्ट नहीं आएगी। तो ये सोल्यूशन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि निकला है, अंडरपासेस बनाओ, ओवर ब्रिजेस बनाओ, जिससे हमारे एनिमल्स बड़ी आसानी से, बड़े ही नॉर्मल तरीके से, बिना डेथ रेट हुए बड़ी आसानी से पार हो जाएंगे। तो देखिए काफी सॉल्यूशंस भी निकल रहे हैं, हम सॉल्यूशंस निकाल भी रहे हैं, बट सिर्फ निकालना और उस पे इम्प्लीमेंट करने में फर्क है। हम क्या करते हैं, निकालते हैं सॉल्यूशन, अच्छा ये सॉल्यूशन है, इसका ये सॉल्यूशन है, बट इसमें इम्प्लीमेंट होने में इतना वक्त लग जाता है कि और कोई दूसरी घटना सामने आ जाती है ना, और कोई दूसरी घटना सामने आ जाती है। तो इम्प्लीमेंटेशन जल्दी होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा कि फास्ट होना चाहिए कि नहीं इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, क्लियर। चलिए आते हैं आगे, यहां तक आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा, किसी भी तरीके का कोई भी टाइप का डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आगे क्या है। द अथॉरिटीज शुड ऑल्सो एक्सपेडाइट, ये जो अथॉरिटीज है उनको भी शीघ्र यानी एक्सपेडाइट तरीके से, फास्ट तरीके से काम करना चाहिए। अदर रिकमेंडेशंस मेड बाय C&AG सच एज क्या, पीरियोडिक रिव्यू ऑफ आइडेंटिफिकेशन, पीरियोडिक रिव्यू करना चाहिए क्या, ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिफेंट पैसेजेस को, ठीक है। मोर सेंसिटाइजेशन, मोर सेंसिटिव तरीके से इसे देखना चाहिए, संवेदनशील तरीके से इसे देखना चाहिए, ठीक है। सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स फॉर रेलवे स्टाफ, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ट्रैक्स, साइनेज स्टैंडर्डाइजेशन करना चाहिए। इंस्टॉलेशन ऑफ एन एनिमल डिटेक्शन सिस्टम, इंस्टॉल करना चाहिए एनिमल डिटेक्शन सिस्टम को, ट्रांसमीटर कॉलर्स एंड हनी बी साउंड एमिटिंग डिवाइसेस, हनी बी साउंड एमिटिंग डिवाइसेस को भी,
ठीक है, नियर ऑल आइडेंटिफाइड एलिफेंट पैसेजेस, जितने भी आइडेंटिफाइड एनिमल पैसेजेस हैं वहां पे हमें हनी बी साउंड एमिट करना चाहिए। ठीक है, क्लियर? आगे आते हैं, आई होप यहाँ तक क्लियर है। Of the 29,964 elephants in India, nearly 14,580 are in southern region. अब आप देखिए कि इंडिया में अगर है ना 29,964 एलिफेंट्स हैं तो नियरली हम देखते हैं 14,580 जो है वो सदर्न रीजन में है ना, इतने में सदर्न रीजन में 14,000 है। ठीक है, क्लियर? मतलब आधे तो वहीं पे ही है। अगर 29 हम देखें तो लगभग हम देखते हैं कि आधे से आधे एलिफेंट्स तो हम सदर्न रीजन में ही देखते हैं। एंड द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न, स्टेट गवर्नमेंट ये कंसर्न करती है एंड द सेंटर नीड टू फाइंड, सेंटर को भी यानी हमारे देश की जो सेंटर है भाजपा है उसे फाइंड करना चाहिए लास्टिंग सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। लास्टिंग सोल्यूशन मतलब ये लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन होना चाहिए, ऐसे टेम्पररी सोल्यूशंस नहीं होने चाहिए। इसका सोल्यूशन पक्का होना चाहिए, कंफर्म वाला होना चाहिए, जिससे आगे हमारे डेथ रेट खत्म ही हो जाए, कम नहीं खत्म ही हो जाए। हमें ये सोच के चलना चाहिए, हम ये सोच के चलेंगे कि कम हो जाए तो उसके सोल्यूशन हम उतने अच्छे से नहीं निकाल पाएंगे जितने हमने निकालना चाहिए। तो हमारा माइंड सेट कैसा रहना चाहिए कि हमें डेथ रेट खत्म ही कर देना है। क्योंकि देखिए आप इतने एलिफेंट्स में से आधे एलिफेंट तो हम देखते हैं कि सदर्न रीजन में ही है ना, सदर्न रीजन में ही है। तो ये कितनी बड़ी बात है, तो हमें इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये सबसे ज्यादा जरूरी बात है। ठीक है, क्लियर? तो ये आर्टिकल आज हमने डिस्कस किया, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्यों ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्यों ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने देखा होगा कि एलिफेंट से रिलेटेड बहुत घटनाएं हो जाती हैं, पॉइजन से खत्म हो जाते हैं। अभी हमने देखा था कुछ साल पहले हमने देखा था कि एक एलिफेंट की डेथ हो गई थी, है ना। तो ये सारी चीजें कितने ज्यादा एलिफेंट के साथ हो रही है ये घटना। एलिफेंट इतना बड़ा एनिमल है, इतना अच्छा एनिमल है, कोई भी एनिमल ले लीजिए आप, हम सिर्फ एलिफेंट की बात क्यों कर यहाँ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एलिफेंट के साथ ज्यादा हो रहा है। तो इतनी बड़ी घटना हो रही है, मैन एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो इसका सोल्यूशन सिर्फ मैन ही निकाल सकते हैं। तो किस तरीके से हमने सीखा आज, किस तरीके से इसका सोल्यूशन निकल सकता है। आप इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे वायर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक फेंसेस है, उसको चेंज करके आप सोलर पावर लगा दीजिए, आपका काम जो दूसरा अटका हुआ है वो भी हो जाएगा, है ना। क्योंकि बिकॉज आपने किसी रीजन से इलेक्ट्रॉनिक वायर्स वहां पे लगाए थे, बार्ब्ड वायर्स वहां पे लगाए थे, है ना। तो वो रीजन का अगर सोल्यूशन हमारे पास है कि वो रीजन हम सोलर पावर से ठीक कर सकते हैं, तो बिल्कुल वो ठीक करें, तो क्या होगा, एनिमल्स भी प्रोटेक्टेड रहेंगे और आपका जो मेन एजेंडा था बिहाइंड इलेक्ट्रॉनिक वायर्स वो भी आपका ठीक हो जाएगा। अनदर थिंग हम क्या देखते हैं, बहुत सारी चीजें हम देखते हैं कि यार एनिमल्स जो है वो ट्रैक से पास हो जाते हैं, तो ट्रैक से पास होते हैं तो उसका सोल्यूशन निकालिए, अंडर पासेस बनाइए, ओवर पासेस बनाइए, जिससे एनिमल बड़ी आसानी से पार हो सके, जगह को क्रॉस कर पाए। तो इतने सारे सॉल्यूशंस तो हम देखते हैं कहीं ना कहीं निकल के आए हैं, कहीं ना कहीं हमारे पास सॉल्यूशंस आ चुके हैं, बस इसमें इंप्लीमेंट करना हमें जरूरी है। इंप्लीमेंट करना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ बातें करते हम रह जाते हैं या फिर हम अनदर सोल्यूशन और इजी सोल्यूशन के चक्कर में फंसते हैं, तो क्या होता है, एक और कोई घटना घट जाती है, फिर एक और कोई घटना घट जाती है, तो घटना घटती ही रहती है और हम इंप्लीमेंट कर ही नहीं पाते हमारे पास सॉल्यूशन होने के बावजूद भी, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमें इंप्लीमेंट करना जरूरी है। जो अगर हमारे पास सोल्यूशन मिला है तो उस पर काम करना, उस पर वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो यही आर्टिकल आज हमने डिस्कस किया। आई होप आज का आर्टिकल आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आज का आर्टिकल आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, विदाउट डाउट क्लियर हो गया होगा, राइट। अगर किसी भी तरीके का डाउट है, किसी भी तरीके की आपको लगता है कि मैम मुझे ये समझ में नहीं आया, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं, सारे आपके सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे, सारे आंसर्स आपको बिल्कुल मिल जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, आज की वोकैब्स आपको अच्छी लगी होगी। बिल्कुल पेन पेपर लेकर बैठिए, वोकैब्स को नोट डाउन करते चलिए, तभी वोकैबुलरी आपको और अच्छे से याद होगी। ठीक है, तो इस सेशन को अब यहीं पे हम एंड करते हैं, मिलेंगे कल फिर से एक अमेजिंग सेशन के साथ, फिर से एक अमेजिंग आर्टिकल के साथ, फिर से नई वोकैबुलरी के साथ। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, राइट, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? Do like, share and subscribe to Advait Education. Thank you very much.